दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और पिछले 2-3 दिनों से आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं मिल पाई, चूंकि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्याएं थी और मुझे जो है मोबाइल या टैब की जो है स्क्रीन देखना थोड़ा मना था 48 घंटे तक। हालांकि मैंने रेस्ट किया इसको लेके, इसीलिए आपको कोई वीडियो नहीं मिली। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट किया था, सारिका मैम ने आपको एक वीडियो उपलब्ध भी कराया था, लेकिन शायद आप लोगों को वह वीडियो उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि आप हमारे मुंह से सुनने के आदी हो गए हैं। और मजे की बात बताऊं कि जो कंटेंट मैं आपको रोज पढ़ाता हूं, यह कंटेंट वही तैयार करती हैं। सिर्फ मैं आपको सुना देता हूं, तो आपको सुनने की यह आदत हो गई है, ठीक है। इसके पहले उन्होंने बिहार के लिए जो टियर 3 परीक्षा हुई थी उसमें बहुत शानदार करंट पढ़ाया था और पहले करंट वही पढ़ाती थी। और इस बार वो पीसीएस मेंस में बिजी हैं, मेरे बहुत रिक्वेस्ट पे जो है वो पढ़ाने के लिए आई थी। हालांकि मौका मिलेगा तो वो फिर से पढ़ाएंगी आपको, और मानिए कि करंट पे उनका कमांड है और ये पूरा मैटर वही तैयार करती हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है। और देखिए जो पेपर में सिलेक्टेड जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वही हम लोग पढ़ाते हैं, जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है। एक्स्ट्रा मैटर को लाने का प्रयास नहीं करते, जैसे परीक्षाओं का नेचर है वैसे ही करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहेगी, लेकिन चूंकि 3 दिन का करंट अफेयर्स है, 25, 26 और 27 मार्च का करंट अफेयर्स है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये जो प्रश्न है ये ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। और हाँ, हायर एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा वाले, उसमें से बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि पेपर तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी जो है बहुत लोगों की भविष्यवाणियां आ रही है कि अभी पेपर छपने को नहीं गया है। तो इसलिए करंट अफेयर्स लेटेस्ट जहां तक आप पढ़ पाइए, कम से कम 15 मार्च का करंट अफेयर्स तो पढ़े ही रहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपकी इच्छा है, जितना भी हो उसको दोहराते रहिए, ठीक है। चलिए, अब आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 21 मार्च 2025 को सर्राज जाफरानी जिंजरी ने किस देश की दूसरी नई महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? देखिए, शपथ गलत लिखा है, शपथ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इसे ठीक कर लीजिएगा। किसने ग्रहण किया है? सर्रा जाफरानी जिंजरी ने किस देश की दूसरी नई महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी है लीबिया और ऑप्शन डी है अल्जीरिया। तो बताइए कि किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में सर्रा जाफरानी जिंजरी ने शपथ ग्रहण किया है? तो देखिए, यह ग्रहण किया, शपथ लिया है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अब आप जानते हैं कि ट्यूनीशिया कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है ना। उत्तरी अफ्रीका का एक देश है ट्यूनीशिया। अब देखिए, ये है ट्यूनीशिया, ठीक है। ट्यूनीशिया के दक्षिण पूर्व में कौन सा है? लीबिया है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में ट्यूनीशिया के लीबिया है और पश्चिम दिशा में कौन है? अल्जीरिया है, ठीक है। अल्जीरिया है और उत्तर दिशा में मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ट्यूनीशिया की यह दूसरी नई महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अगर दूसरी महिला प्रधानमंत्री ये बनी है तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन था ट्यूनीशिया का? तो देखिए, ट्यूनीशिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह थी नजला बोर्डेन। कौन थी? नजला, देखिए नजला बोर्डेन, यह जो है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनका कार्यकाल था 2021 से 2023, ठीक है ना। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब देखिए, अगर इन्होंने सर्रा जाफरानी जिंजरी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है तो इन्होंने किसी को हराया भी होगा। तो हराया किसको है? तो कामेल मदौरी को हराया है। किसको हराया है? कामेल कामेल मदौरी को इन्होंने हराया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 24 मार्च। तो बताइए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च के दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, 23 मार्च को जो मनाने का कारण है वह है कि 23 मार्च 1950, इस तिथि को याद रखिएगा। 23 मार्च 1950 के दिन जो है विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसे शार्ट में WMO कहते हैं, ठीक है। WMO यानी वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है ना। तो इसे WMO कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को हुई थी। और यह जो है, इसकी स्थापना जो था वह यूएन की एक विशेष एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, यूएन की विशेष एजेंसी के रूप में। अब बताइए, अगर इसकी स्थापना की गई तो कुछ कारण रहा होगा, इसके कुछ कार्य भी होंगे, तो कम से कम इसके उद्देश्यों के बारे में तो जान ही लेते हैं। तो विश्व मौसम संगठन को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, ठीक है, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान। ठीक है, जलवायु विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है ना, किसमें किसमें? मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यह जो है WMO का मुख्य कार्य था। ठीक है, अब देखिए 23 मार्च 1950 को कोई संस्था स्थापित हुई है और 23 मार्च 2025 से जब उसका मिलान करेंगे तो बताइए कितने, 23 मार्च 2025 से जब इस संस्था का मिलान करेंगे तो बताइए यह कितने वर्ष की हो गई संस्था? तो यह जो है इसकी 75वीं वर्षगांठ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, WMO की 75वीं वर्षगांठ। आयोग कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो WMO की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। खासकर RO के परीक्षार्थी इस बात को ध्यान देंगे कि वह यह भी पूछ सकता है कि आखिर WMO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो दोनों कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि RO के पेपर में मैंने आपको बताया कि RO का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा PCS से हटके होता है, अन्य परीक्षाओं से हटके होता है, तो उसमें करंट का जो लेवल है वो ऐसे पूछा जा सकता है। हालांकि PCS में इस बार करंट का जो लेवल था वो बहुत हाई था। वैसे ही डेट वाइज आप याद रखिएगा इस बात के लिए, ठीक है ना, कि विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई थी और उसकी 75वीं वर्षगांठ आप स्वयं जान जाएंगे उसके बाद। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अगर हमने इसकी स्थापना जान ली, इसका उद्देश्य जान लिया और इस वर्ष यानी 75वीं वर्षगांठ है, 23 मार्च 2025 को 75 वर्ष पूरे हो गए WMO के, तो थीम क्या है इस वर्ष की? थीम पूछा जाता है हर परीक्षा में, आप जानते हैं। तो इस वर्ष की जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जो थीम है वह है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। क्या है? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। ठीक है, प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब इसे इंग्लिश में कह दे कभी, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, यह इसकी विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है और आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? किसने फैसला किया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाने का निर्णय किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है अयोध्या और ऑप्शन डी है कानपुर। तो बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का जो फैसला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहां पर यह निर्माण करने का निर्णय लिया है? जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आप जानते हैं कि जो शिवाजी का जन्म था वह था 19 फरवरी 1630 ईस्वी। ठीक है, सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म होता है शिवाजी का। ठीक है, तो इसी बार 19 फरवरी के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि आगरा का वह किला जहां पे शिवाजी को नजरबंद रखा गया था, आप जानते हैं कि जैसे से संधि के बाद जो है एक बार यहाँ पे लाया गया था शिवाजी को आगरा के किले में। ठीक है ना, और बाद में उनके साथ धोखा कर दिया गया था, इसलिए शिवाजी यहाँ से चुपके से निकल भागे थे। ठीक है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पे नजरबंद थे, ठीक है, वो आगरा में कोठी मीना बाजार है और उसी में एक भवन स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी नजरबंद थे। उसे ही महाराष्ट्र की सरकार ने एक उसका अधिग्रहण करके जो है उसे एक पर्यटन स्थल बनाएगी। ठीक है ना, और उसे जो है
शिवाजी के स्मारक के रूप में उसे तैयार करेगी। ठीक है ना। तो आगरा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। ठीक है ना। अब वहां पे जब बजट जारी हुआ महाराष्ट्र में, तो उस बजट में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। किसका उल्लेख किया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक आगरा में बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो और इसके लिए जो है महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी भी बना दिया गया है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसे बजट में मंजूरी मिल गई है, इसलिए ये पुनः चर्चा में आया है। ठीक है ना। याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं अभी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगरा में शिवाजी आए भी थे और उसी के आधार पर उन्हें जो है आगरा में उनका स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, जहां उन्हें नजरबंद रखा गया था कोठी मीना बाजार में, वहीं पे। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, कहाँ के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने तभी फिल्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। कहाँ के उपराज्यपाल या एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तभी फिल्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ठीक है ना, तभी फिल्मोत्सव 2025 का उद्घाटन। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है पुदुचेरी। तो बताइए कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तभी फिल्मोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है, बी ऑप्शन सही है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, कौन सा फिल्मोत्सव है? तभी फिल्मोत्सव 2025। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और जानिए, ये जो तभी फिल्मोत्सव है ना, यह क्या है? यह एक लघु फिल्म महोत्सव है। क्या है? लघु फिल्म यानी शार्ट फिल्म महोत्सव है। ठीक है, और इसका आयोजन क्यों किया जाता है? यह स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो तभी फिल्मोत्सव 2025 का जो संबंध है वह जो है किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने 45 किलोग्राम वर्ग में कितने किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, सबसे पहले जानिए वो खेल कौन सा है। तो वह खेल है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है ना। पावर लिफ्टर कौन है? पंजाब की रहने वाली है बिटिया। ठीक है, और इनका नाम है जसप्रीत कौर। ठीक है, और इन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में, यह भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए कितने किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। ऑप्शन ए है 95 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 99 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 100 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 101 किलोग्राम। तो बताइए कितना किलोग्राम इन्होंने उठाया है? तो उठाया है इन्होंने 101 किलोग्राम। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। 101 किलोग्राम का वजन उठाया पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने, और 45 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह कमाल कर दिखाया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 101 किलो इन्होंने उठाया है। ठीक है ना। अब देखिए, साथ ही एक चीज और ध्यान है, ये जो 101 किलो उठाया है ना, यह एक रिकॉर्ड है। ठीक है ना, यह एक रिकॉर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले 100 किलोग्राम का एक रिकॉर्ड था। कितने का? 100 केजी का एक रिकॉर्ड था, और इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है 101 किलोग्राम से। ठीक है, और जो 100 केजी का रिकॉर्ड था वो किसका था? वह इनका अपना ही रिकॉर्ड था। ठीक है, अपना ही रिकॉर्ड इनका था 100 किलोग्राम भार वर्ग उठाने का। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने 101 किलोग्राम भार उठाकर इन्होंने अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने शहर की एक सड़क का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखने का फैसला किया है? किसने? ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने, ठीक है, अपनी एक सड़क का नाम बदलने का फैसला लिया है, और उन्होंने जो है इसे एक पूर्व क्रिकेटर के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो ऑप्शन ए है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी है अनिल कुंबले, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। देखिए द्रविड़ में ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। ठीक है ना। तो बताइए कि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने शहर की एक सड़क का नाम बदलकर किस पूर्व खिलाड़ी क्रिकेटर के नाम पर रखने का फैसला किया है? इस बात को जल्दी से आप अपने आंसर दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने 21 मार्च 2025 को सर्वसम्मति से एक फैसला किया, और वो फैसला यह था कि पश्चिमी माम्बलम में रामकृष्णपुरम प्रथम, ठीक है, कहा? पश्चिमी माम्बलम में, ठीक है, पश्चिमी माम्बलम में रामकृष्णपुरम प्रथम, रामकृष्णपुरम
प्रथम या फर्स्ट स्ट्रीट का नाम बदलकर जो है, स्ट्रीट का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, स्ट्रीट का नाम बदलकर रविचंद्रन अश्विन के नाम पर किया जाएगा। ठीक है ना, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन कहां से ताल्लुक रखते हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है ना, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। आप यह भी जानते हैं कि यह दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज है। ठीक है, दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत के क्रिकेट खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में इनका नाम होता है। ठीक है ना, किसमें, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में किसका नाम होता है, अश्विन का। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। अब एक चीज और जानिए कि इन्होंने, आर अश्विन ने, रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ठीक है ना, कब, 18 दिसंबर 2024 को इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है। ठीक है ना, लेकिन ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने शहर की एक सड़क का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखने का फैसला किया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अब देखिए आज का हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, अमेरिका के सिएटल में 3 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव में कौन सी 3 लोकप्रिय भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। ठीक है ना, तो अमेरिका के सिएटल में होने वाला है और भारतीय फिल्म महोत्सव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब बताइए इनमें से कौन सी 3 लोकप्रिय भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। ऑप्शन ए है इंग्लिश विंग्लिश, ऑप्शन बी है जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ऑप्शन सी है रक्षाबंधन और ऑप्शन डी है गदर। तो देखिए अमेरिका के सिएटल में जो भारतीय फिल्म महोत्सव हो रहा है उसमें 3 भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी, इंग्लिश विंग्लिश, जिंदगी न मिलेगी दोबारा और रक्षाबंधन। ठीक है ना, तो 1, 2 व 3 सही है, यानी ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आज के 8वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। देखिए आज का हमारा 8वां प्रश्न है कि विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इन प्रश्न कहता है कि विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए कि विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू किया है, वह है पंजाब। ठीक है ना, याद रखिएगा पंजाब में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने का सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है। ठीक है ना, और यह पहला ही राज्य है ऐसा करने वाला। ठीक है ना, तो पंजाब राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए, ठीक है ना, दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए क्या किया गया है, सांकेतिक भाषा लागू किया गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सांकेतिक भाषा विधानसभा में लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह पंजाब है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है। आज का 9वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए है गाजियाबाद, ऑप्शन बी है ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ से की है। तो यह किया है ग्रेटर नोएडा से। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, ग्रेटर नोएडा से किया है। खास बात यह है कि इसमें केवल उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान नहीं है, बल्कि एक है ऑटोमोबाइल कंपनी। कौन है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी। ठीक है, जिसका नाम है होंडा। ठीक है, हीरो होंडा तो आप जानते होंगे, तो यह होंडा ही है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा। ठीक है, होंडा के सहयोग से सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है ग्रेटर नोएडा से। ठीक है ना, अब देखिए यही पहला स्कूल है राज्य का, ठीक है, जहां पर कक्षा 1 से 5 तक के जो दिव्यांग हैं बच्चे, उनके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है। तो वह है उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा जिला। ठीक है, दोनों से यह प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। कौन सा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कर्मयोगी
जन सेवा कार्यक्रम, ठीक है। तो यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है आयुष मंत्रालय। तो बताइए कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आज का 11वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 11वां प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आपको बताना है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है पंजाब। तो देखिए उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसे स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं है, यह जो है गोरखपुर हरियाणा में स्थित है और जहां पर उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है, ठीक है ना। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 12वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 12वां प्रश्न है वह है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में सही कथन आपको बताना है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वर्ष 2024 का, इसके बारे में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ के हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, हिंदी कवि और लेखक है, ठीक है ना। नाम है इनका विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना। इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले और यह पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल कौन है? यह जो है छत्तीसगढ़ के पहले और यह पुरस्कार पाने वाले कुल 12वें हिंदी लेखक हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कथन कारण सही है? कौन सा कथन? तो ए व सी दोनों सही, मतलब 1 व 2 दोनों सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 13वें प्रश्न की। अच्छा एक चीज और बताइए, याद आ गई चीजें, बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं में, उद्देश्य जरूर जानना चाहिए, ठीक है ना। आजकल प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। क्या था? भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य को प्रोत्साहित करना, ठीक है। भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य को प्रोत्साहित करना, यह ज्ञानपीठ का उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया और किसे दिया गया? तो पहला ज्ञानपीठ, देखिए 1961 में तो ज्ञानपीठ की स्थापना हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1965 में, ठीक है ना। अब किसे दिया गया? तो यह दिया गया जी शंकर कुरूप को, ठीक है। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे हम पूछें कि पहली महिला ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता कौन है? पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार कार्यकर्ता, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता, मुझे नींद आ रही है ना, तो बहुत सी चीजें जो है लगता है गलत न बोल जाऊं, ठीक है। तो पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो वह है आशा पूर्णा देवी, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आशा पूर्णा देवी यह पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यह बंगाली लेखिका है, ठीक है। इन्हें भी याद रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, 1 व 2 दोनों सही है। अगला देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 13वां प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है? विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 22 मार्च, ऑप्शन बी है 23 मार्च, ऑप्शन सी है 24 मार्च और ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो बताइए कि विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया गया? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए विश्व टीबी दिवस 2025 मनाया गया कब? 24 मार्च को, ठीक है ना। 24 मार्च 2025 को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है,
ठीक है ना। अब देखिए वर्ष 2025 का थीम क्या है। वर्ष 2025 विश्व टीबी दिवस की थीम क्या थी, तो देखिए हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यह विश्व टीबी दिवस 2025 जो 24 मार्च को मनाया गया है उसकी थीम है, ठीक है ना। ये पूछी जा सकती है, अक्सर पूछी गई है कई बार परीक्षाओं में। विश्व टीबी दिवस 2025 की जो थीम है वह है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 14वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है सीनियर सिटीजन के लिए आयोग बनाने वाला, कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। किसके लिए बनाएगा, सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल, ठीक है। तो बताइए कि सीनियर सिटीजन के लिए आयोग बनाने वाला, कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ठीक है। किसके लिए बना रहा है, सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए सीनियर सिटीजन के लिए आयोग बनाने वाला, कानून पारित करने वाला जो भारत का राज्य है वह है केरल, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। देखिए प्रश्न क्या है कि सीनियर सिटीजन के लिए आयोग बनाने वाला, कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है ना। मतलब यह जो है सीनियर सिटीजन के लिए एक आयोग का निर्माण किया जाएगा और यह केरल सरकार करेगी, ठीक है ना, पहला राज्य बनेगा इसलिए। अब देखिए आज के 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है किस संस्थान में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई मशीन स्थापित की जा रही है। याद रखिएगा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी। आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी है एम्स अहमदाबाद, ऑप्शन सी है एम्स गोरखपुर और ऑप्शन डी है एम्स रांची। तो बताइए कि भारत के द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई मशीन की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो यह एम्स नई दिल्ली में की जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहली स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई मशीन जो है यहाँ पे स्थापित हो गई है, मतलब भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित एमआरआई मशीन है और इसकी स्थापना की जाएगी एम्स नई दिल्ली में, ठीक है ना, याद रखिएगा। आज का 16वां प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किस राज्य के सहयोग से 7वां एयर ईस्ट बिजनेस शो आरंभ किया है, ठीक है ना। किसने आरंभ किया है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, ठीक है ना। किस राज्य के सहयोग से 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो, ठीक है ना, 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो आयोजित किया है। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए ये 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का जो आयोजन है वह कहाँ किया गया है, वह किया गया है मेघालय में, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेघालय में 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आज के 17वें प्रश्न की तरफ। देखिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदियों के किनारे गलियारों के विकास के लिए किस राज्य ने घोषणा की है, किसके लिए की है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदियों, ठीक है ना, याद रखिएगा गंगा और शारदा नदियों के किनारे गलियारों के विकास के लिए किस राज्य ने घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से बताइए कि किस राज्य ने यह घोषणा की है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए ये घोषणा की है किसने, उत्तराखंड राज्य ने, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदियों के किनारे गलियारों के विकास के लिए किस राज्य ने घोषणा की है, तो उत्तराखंड ने की है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं आज का हमारा 18वां प्रश्न है। देखिए उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत 15 अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित किया गया है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत, ठीक है ना, यह याद रखिएगा, इसके तहत क्या किया गया है, 15 अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में इस योजना में कुल कितने जिले आच्छादित हो गए हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, ठीक है ना। अब उसमें जो है 15 अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित किया गया है इस योजना में। अब उत्तर प्रदेश में इस योजना यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कितने जिले आच्छादित हो गए हैं। तो ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 74। तो बताइए इसमें कितने जिले समाहित हो गए हैं, जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत
15 और जिलों को जोड़ने के बाद कुल 74 जिले जो है इस योजना के तहत आच्छादित हो गए हैं। ठीक है ना। अभी तक इसमें 59 जिले समाहित थे, लेकिन इसमें 15 और जिलों को जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के जो 74 जिले हैं वह जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आच्छादित हो गए हैं। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 25, 26 और 27 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।